नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलता हूँ छत्तीसगढ़, साल 2006 में। आज की कहानी जो हम मुझे भेजे हैं उनका नाम है विजेंदर। विजेंदर दो भाई थे। बड़े भाई का नाम था सुरेंद्र और अपने गांव के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। अब बस स्टॉप पर बसें भी रुकती थी। जब मेन रोड था तो बसें तो ज़रूर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर 3-4 गांव का वो बस स्टॉप जोड़ता था। सबसे पहले जितेंद्र बताते हैं कि मेरे भाई साहब ने, जिनका नाम है सुरेंद्र, उस जगह को पहचाना और वहाँ पर अपनी चाय और नाश्ते की दुकान खोल दिया था। शुरू शुरू में थोड़ा दुकान तो कम चली, लेकिन धीरे धीरे अब वो चाय की दुकान सही चलने लगी थी। अब भाई साहब का देखा देखी और भी आसपास के गांव के लोग तरह तरह की दुकानें खोलने लगे। जो जिसको समझ में आता था वैसा खोलने लगे और फिर वहाँ पर कुछ घर भी बनने लगे। घर बने, आगे में दुकान और पीछे मकान। मतलब आगे बिजनेस भी चलता रहे और परिवार के लोग रहना भी शुरू कर दिए थे। ये जो कहानी है ना, ये साल 2006 की है। तो चलिए विजेंद्र जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। साल 2006 मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं नौजवान था और मैं और मेरा बड़े भाई, जिनका नाम था सुरेंद्र, हम चाय नाश्ते की दुकान चलाया करते थे। जब सुरेंद्र जी की, यानी मेरे बड़े भाई साहब की शादी हो गई ना, जब उनकी बहुरिया आ गई, तो मुझे लगने लगा कि भैया तो अब रात दिन मेहनत करते थे। और तब मैं उनको कहने लगा कि भैया आप दिन के टाइम में बैठ जाया करो और दोपहर के बाद से मैं दुकान को संभाल लूँगा। वहाँ रात को रुकना भी पड़ता था, ऐसी ही जगह थी और नया नया बसावट हुआ था। हाँ, कुछ दुकानें जरूर बनी हुई थी, कुछ घर भी बने थे, लेकिन सब ऐसा ही कुछ माहौल था। वहाँ पर चोरी चकारी होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। अब रिस्क कौन ले? हमारी दुकान सबसे पुरानी दुकान थी और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने दुकान खोलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद वहाँ पर शाम के टाइम में सब्जी का बाजार भी लगने लगा था। लोग बाग अपने खेतों से सब्जी वगैरह ले के आते थे और वहाँ दुकान लग जाती थी। आसपास के गांव खरीदने के लिए आ जाते थे। मतलब शाम के टाइम में वो जगह बिल्कुल भरा हुआ रहता था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होते जाता था, वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाता था। और 9 बजे के बाद में अब वहाँ पर जो बसें वगैरह चला करती थी वो भी बंद हो जाती थी। ट्रैफिक कभी इक्का दुक्का उस रोड से निकल जाता था और नहीं तो फिर सुबह ही स्टार्ट होता था। हाँ, कोई इमरजेंसी में जा रहा है तो अलग बात है। अब मैं भाई साहब को तो बोल दिया था कि भाई साहब आप ज़्यादातर दिन के टाइम में रहो और 4 बजे दोपहर के बाद में मैं आ जाया करूँगा और मैं दुकान को संभाल लूँगा। अब मैं रात को रहूँगा, सुबह में फिर आ जाना। हम दोनों भाई इसी तरह से दुकान को संभालने लगे थे। मेरे पिता कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन उनको हम लोग ज़्यादा देर तक दुकान पर बिठाते नहीं थे, उनको घर भेज देते थे। लेकिन वो कहते थे कि अरे मैं घर पर रह के क्या करूँगा, यहाँ पर रहूँगा थोड़ा मन भी लगता रहेगा। तो भाई साहब कहने लगे ठीक है, आप सुबह आ जाया करो मेरे साथ में ही, और जब मैं जाऊँ तो साथ में चला करो। तो मेरे पिताजी भी अब आकर के दुकान पर बैठने लगे थे। दुकान थोड़ा बहुत काम भी संभाल लेते थे, लेकिन जो मेन काम करते थे मेरे सुरेंद्र भैया, उन्हीं का सब दुकान जमाया हुआ था। कारीगर आदमी थे, चाय भी बहुत बेहतरीन बनाते थे, नाश्ता पानी वगैरह भी बहुत ही शानदार बनाते थे। अब मैं भी उनका अब चेला था, उन्हीं से सब कुछ सीखा था। कोशिश करता था कि मैं भी अपने भैया की तरह चाय बना सकूं, वो टेस्ट ला सकूं जो लोगों को पसंद था। और नाश्ता पानी तो मैं बना ही लेता था। अब इसके बाद भैया अपना 4 बजे चले जाते थे, पापा भी चले जाते थे। हाँ, मैं दुकान को संभाल लेता था। बड़ा रौनक रहती थी। शाम के टाइम में जब सब्जी वगैरह का बाजार लग जाता था ना, बड़ा भीड़ भाड़ रौनक, अब मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
मैंने जिक्र किया ना कि रोड के उस तरफ में दुकान बने हुए थे, आगे दुकान और पीछे मकान। कुछ परिवार भी अब रहना शुरू कर दिए थे। मैं भी नौजवान था, नई नई जवानी अब आई हुई थी, तो मैं भी थोड़ा इधर उधर अपने आंखें घुमाया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं नौजवान हो चुका हूँ, अब मेरे में क्या कमी है। मैं भी अब प्रेम करने के चक्कर में लग गया, लेकिन प्रेम किससे करें, कोई मुझे दिखाई दे तब ना। अब वो गांव देहात का क्षेत्र था, अब ऐसा भी नहीं था कि शहर था। अगर किसी को आता पता लग जाए कि हाँ, ये फलाने लड़की के साथ में कोई प्रेम कर रहा है, तो लोग बाग इस चीज़ को बड़ा बुरा मानते थे। मतलब करते भी थे, लेकिन छुप छुपा करके, लोगों को कोई नज़र में आने नहीं देते थे। कुछ मेरे भी फ्रेंड थे गांव के रहने वाले, जो आसपास के गांव के लड़कियों के साथ में उनका चक्कर चलता था, प्रेम चलता था। और वो मुझे ज़्यादा ही अब इस लाइन में आगे लेके आए थे। मेरे को कहते थे कि इतना बड़ा हो गया, तेरा कोई चक्कर उक्कर अभी नहीं है क्या। मैं कहता नहीं भाई, मैं अभी इस चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं। मैं उनकी बात सब सुनता था, तो मन में एक ललक होती थी कि इतना मेरे उम्र हो चुका, अभी तक मैंने किसी लड़की के साथ हुआ नहीं, उनके नज़दीक तक नहीं पहुंचा, तो ये भी कोई ज़िंदगी है। अभी तो कुछ ही दिन पहले भैया की शादी हुई थी, अब मेरी शादी होने में तो कम से कम 3 साल का और टाइम लगना था। अब मैं जानता था सब कुछ, मन में आशा थी, ललक थी कि चलो कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी और मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा होना मुमकिन था। मैं सामने की दुकान की बात कर रहा हूँ, जो रोड के दूसरी साइड में था। आगे दुकान था, और वो दुकान भी अब जो भी था उसमें कुछ लड़कियां भी थी। मतलब जो वहाँ जिसका घर था, वो तो दुकान तो करता ही था, उसका परिवार भी पीछे में रहता था। और वहाँ पर शाम के टाइम में 2-3 लड़कियां मुझे दुकान के आगे बैठी हुई मिलती थी। कपड़ा वपड़ा सिलने का उनका काम था, और लोग बाग कपड़ा सिलवाने के लिए भी आते थे। खैर, मुझे इन चीज़ों में उस टाइम में इंटरेस्ट नहीं था। और कभी कभी मैं किसी काम से उधर चाय वाय किसी को देना होता था, सब्जी बाजार लगता था तो मांगते थे, तो केतली उठा के मैं चल देता था सब्जी वाले को चाय पिला करके। अब फिर मैं जब रोड के साइड देखता था ना, तो शाम के टाइम में कभी 3 लड़की, कभी 2 लड़की, सिलाई का जो दुकान थी उसके सामने में एक बेंच लगा हुआ था, बेंच पर बैठी हुई दिखाई देती थी। उनमें से एक लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। जब मैं उसको देखता हूँ ना, पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। लेकिन ना तो मेरी तरफ देखती थी और ना कोई अब मुझे इशारा करती थी। मैं तो उसको देख करके पहले ही पागल हो चुका था। मैं बहाना ढूंढता था कि मैं उसके पास कभी जाऊं, उस दुकान तक पहुंचूं, लेकिन मेरे पास में कोई बहाना मिलता ही नहीं था। आखिरकार एक बार मैं दिल कड़ा करके शाम के टाइम जाता हूं। उसके पिताजी थे, जो मेन सिलाई का काम करते थे, लड़कियां भी उनकी हेल्प करती थी। तो मुझे देखते ही पहचान गए, अरे तुम चाय वाले हो ना, सुरेंद्र के भाई हो ना। तो मैं बोला हाँ हाँ जी, मैं सुरेंद्र का भाई हूँ। तो बताओ कैसे आना हुआ। मैं तो उस लड़की को देखना चाहता था, मैं तो बहाने से पहुंचा था। तब मैं जिक्र करने लगा मुझे कुछ कपड़े सिलवाने थे, तो सिल देंगे। तब कहने लगे हंस करके, भाई सिलाई का काम है तो सिलाई तो ज़रूर करूँगा ना, कपड़ा ले आओ। तब मैं कहने लगा अभी हमने ख़रीदा नहीं, बस मैं आपसे पूछने के लिए आया था कि कब तक, आज मैं कपड़ा दूं तो कितने दिन में मेरा कपड़ा तैयार हो जाएगा। तब कहने लगे कि 3 दिन तो लगता ही है, ले आओ आप, चिंता मत करो, आपका काम मैं जल्दी कर दूंगा। लेकिन मुझे कोई कपड़ा सिलवाना नहीं था। मैं तो बहाना करके गया था ताकि उस लड़की को मैं दर्शन कर सकूं। हाँ, वो लड़की थी अंदर बैठी हुई, अपने काम में मशगूल थी, कपड़े का कोई तुरपाई कर रही थी। आज उस टाइम अकेले थी, एक लड़की उसके साथ में, मतलब वो बहन थी दोनों के दोनों या तीनों, ऐसा मुझे लग रहा था। कभी कभी 3 भी नजर आती थी और कभी कभी 2 भी आती थी। मैं उसको देखने की कोशिश किया, दिखाई तो पड़ रही थी, लेकिन उसने नजरें उठा करके मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। जो तुरपाई के काम कर रही थी ना, उसी में लगी रही थी। अब मैं क्या करता, अब जो भी था बहाना अब ख़त्म हो गया था। अब मैं किस लिए रुकता वहाँ पर, अपने दुकान पर रोड पार करके लौट आता हूँ। लेकिन ऐसा वो लड़की दिल में भाग गई थी कि मुझे लगा कि हाँ, यही लड़की
जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ। जवानी का जोश था, अब मैं होश खोता नहीं हूँ। मैं जानता था कि हमारे यहाँ का समाज कैसा लोगों के साथ में बर्ताव करता है। अगर कोई ऐसे केस में पकड़ा जाता है तो उसको लोग बुरी नज़र से देखते हैं, और फिर उसका शादी ब्याह भी रुक जाता है। ऐसा ही था उस टाइम का माहौल। लोग बाग इस चीज़ को बुरा मानते थे, और मैं भी अब एक तरह से उस लड़की के प्यार में पागल हो गया था। कभी कभी मैं उस रोड को पार भी चला जाता था उसको देखने के लिए। कभी कभी तो बाहर बेंच पर बैठी हुई नजर आ जाती थी, लेकिन आज तक ने उसने मेरी तरफ नजर उठा करके देखा नहीं था। कमाल की बात थी। कैसी लड़की है भाई, उसके दिल में प्यार उमड़ नहीं रहा है। उसको मन नहीं करता है कि मैं किसी लड़के से प्यार करूं। मैं मन में ऐसे ही सोचता रहता था, और आखिरकार जब मुझे लगा कि मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तब मैं निराश हो गया था। छोड़ो, मुझे क्या करना है। जब वो मुझे कोई सिग्नल नहीं दे रही है, ना मेरी तरफ पलट के देख रही है, तो फ़ायदा क्या है। अब फिर मैं अपने काम में मशगूल रहने लगा। जो मेरा काम था मैं वो करता था। रात को अपने दुकान पर ही रहता था। भैया तो दोपहर तक रहते थे। 4 बजे तक मैं उनको भेज देता था, पिताजी को भेज देता था, और उसके बाद उस जगह का मैं मालिक था। जो कुछ करना था मेरे को ही करना था। 9 बजे के आसपास मैं अपनी दुकान बढ़ा देता था। खाना पीना मैं खा लेता था, और इसके बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर रोड साइड में टहलता था। और तब तक वो जगह बिल्कुल वीरान हो जाती थी। सब्जी बाजार लगता था, वो तो अंधेरा होते ही कुछ देर के बाद में सब्जी वाले अपने अगर बच गई सब्जी तो लेके जाते थे, लेकिन वहाँ सब्जी बचती नहीं थी। अधिकांश सब्जी लोगों को बिकी जाती थी, और उसके बाद वो जगह खाली। कुछ दुकानें भी थी, तो वो दुकानें 6 बजते ही जैसे अंधेरा हो गया वो दुकान बढ़ा करके और अपने गांव में चले जाते थे। कुछ ही दुकान थे जो वहाँ पर लोग रहते थे। एक तो टेलर मास्टर जी का, और एक मैं था, और 2 दुकानें और थी जिनमें रात में भी लोग रहा करते थे। और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। रात का करीब 12 साढ़े 12 का वक्त था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, और उसके बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। दस्तक होती है तो कई बार ऐसा भी होता था कि कोई जैसे रास्ता भूल गया हो, कोई गाड़ी लेकर के इधर से भटक गया हो, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, तो कई बार हमारे दरवाजे को ठोकते थे, और फिर मैं जागता था, उनको रास्ता बताता था, धन्यवाद करके चले जाते थे। उस रात भी मुझे लगा कि कोई गाड़ी वाला होगा। जब दस्तक होने लगती है ना, तो मुझे लगा कोई गाड़ी वाला है और वो रास्ता भटक गया है। वो जिस जगह पर जाना चाहता है उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब रास्ता किधर से है। मैं उठना तो नहीं चाहता था। मैं आवाज़ दिया, भैया आप किसी और से पूछ लो, आगे भी और लोग रहते हैं, उनसे पूछ लो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दस्तक पर दस्तक, दस्तक पर दस्तक, जो भी था जैसे बहुत जल्दी में था। अब मेरी नींद तो टूट गई थी। अब सोचा कि चलो एक बार देख भी लेते हैं कौन है, अगर कोई मुसाफिर होगा तो बता भी दूंगा, और बाथरूम वगैरह करके आराम से फिर नींद में सो जाऊंगा। दोनों काम हो जाएगा। अब इसके बाद दरवाज़ा खोलता हूँ, और जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ ना, जो देखता हूँ मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था, जो मेरी तरफ कभी भी नजरें उठा कर नहीं देख रही थी, मैं देखता हूं कि वही लड़की है। कपड़ा लत्ता जरूर बदलाव हुआ पड़ा है। जो जैसे वो कपड़ा पहनती थी वो कपड़ा तो बिल्कुल नहीं था। ये तो अलग ही रंग में मुझे नजर आ रही थी। मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई अब मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ रही थी। जब मैं उसको देखता हूं ना, तो मैं बिल्कुल डर जाता हूं। अरे, ये तो मास्टर जी वाली लड़की है, और यहाँ पर क्या कर रही है? ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए है? ऐसा तो कभी मैंने उसको पहनते हुए नहीं देखा। देखने में तो वही लग रही है, लेकिन मैं ज़्यादा उससे कभी मिला नहीं। मैं दूर से ज़रूर देखा, और इसके बाद कभी उससे बातचीत भी नहीं हुई। तो कैसी उसकी आवाज़ है, बोलने का क्या टोन है, वो तो मैं कभी देखा ही नहीं था, ना महसूस किया था। उसको देख करके एक नज़र में लगा कि मास्टर जी की लड़की है। वैसे ही उसके हेयर स्टाइल था, चेहरा भी कुछ मिलता जुलता मुझे लग रहा था। तो मैं समझा कि यही है, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब तो
मैं कहूँ ना कि मैं एक बार उसको देख रहा हूँ, एक बार मास्टर जी की दुकान की तरफ देख रहा हूँ। ये मैं दोनों काम कर रहा था, डर रहा था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। ये यहाँ पर क्यों आई है? रात को इसको क्या चाहिए? अगर किसी ने देख लिया, मास्टर जी दरवाजा खोल करके देख लेंगे, तो ये तो दूर से नजर आ जाएगी कि मेरी दुकान पर आई है। मेरी तो ऐसे ही बदनामी हो जाएगी, मेरा फिर बदनामी गांव तक पहुंच जाएगी, या फिर मेरा शादी ब्याह रुक जाएगा। मैं डर गया था, खौफ में पड़ गया था। तब मैं उसे पूछता हूँ कि आप यहाँ पर किस लिए आई? आप किस लिए आई? जाइए जाइए, नहीं तो आपके पापा आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। तब वो कुछ भी नहीं बोलती है। मैं दोबारा सवाल को दोहराता हूँ कि देखिए, आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो आपका पापा आपका परिवार ढूंढते हुए आ जाएगा। मेरी तो बदनामी हो जाएगी, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। लेकिन अभी तक कुछ बोले नहीं थी। मैं जब 2-3 बार सवाल को दोहरा देता हूँ, तब कहती है, मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। जब मैं ये बात सुनता हूँ कि पानी चाहिए, अरे इसका तो खुद का अपना घर है, अपना सब कुछ है, तो इसका घर में पानी नहीं है क्या? तब मैं कहता हूँ कि आपके घर में तो पानी होना चाहिए, कि आपके घर का पानी खत्म हो गया है? तो आपको नहीं, आपको पिताजी के मेरे पास में आना चाहिए था। जबकि उनके पास में पानी का भंडार था, सब कुछ था वहाँ पर, पानी की कोई कमी नहीं थी। मैं कहने लगा, आपके पिताजी के पास में तो सब कुछ है, पानी है। अगर पानी बाई द वे खत्म हो गया तो आपको आने की क्या जरूरत थी? आपके पिताजी को भेज देती। तब मुझे आंखों में घूरती है, ऐसा घूरती है ना कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, ये पानी मांग रही है तो मुझे पानी देना चाहिए। तब मैं उसको बोलता हूँ कि आप अंदर आ जाइए, मैं मटके से पानी निकाल कर देता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे मेरे दुकान के अंदर आ जाती है। जहाँ मटका रखा हुआ था, मैं पानी निकालता हूँ, उसको गिलास में देता हूँ। फिर वो पानी पी जाती है। पास में बेंच था, उसी पर बैठ जाती है। मैं तो और डर गया था, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा उस टाइम जैसे मैं होश में आ गया हूँ। जब वो मुझे आंखों से घूरना शुरू किया था ना, तो मैं सब कुछ भूल गया था। लेकिन जब वो पानी पी लेती है, बेंच पर बैठ जाती है, तो जैसे मैं होश में आता हूँ, फिर डर जाता हूँ। अरे ये तो हमारी दुकान के अंदर आ गई, आसपास में कोई देख लेगा, फिर क्या होगा? लेकिन वो शायद मेरे मन की बात जान चुकी थी। कहने लगी, तुम डरो मत, मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझे कोई देख सकता ही नहीं है। मैं छुप छुपा करके आई हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ ना। मैं कई बार तुम्हें देखा, काफ़ी दिनों से मेरा मन मचल रहा था, और आज मुझे मौका सही लगा, तो मैं सोचा कि चलो तुम्हारे पास चलती हूँ, अपने प्रेम का इजहार करती हूँ। अब तो मैं और डर चुका था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो करने दूंगा। जो मेरे प्रेम का कीड़ा काट रहा था, उसके पीछे मैं काफ़ी दिनों से पागल था, लेकिन बाद में मुझे सद्बुद्धि आ गई थी। अब मुझे लगा कि अगर मैं इस लड़की से प्रेम प्रसंग आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे लिए बाद में दुखदायी साबित होगा। मेरी शादी भी रुक जाएगी, अब फिर मेरी शादी हो नहीं पाएगी। हमारे यहाँ पर ऐसा ही था उस टाइम में। लोग बाग अब ऐसी नज़र से देखते थे जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया हो, किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग कर लिया तो ऐसी नज़र से देखते थे। मैं डर जाता हूँ, कहता नहीं, आप अपने घर चले जाइए, आप अपने घर चले जाइए, मैं दिन में कभी आपसे आकर मिलूंगा, आप फिर बात करेंगे। तब वो लड़की फिर मेरे आंखों में देखने लगती है। आज जैसे ही देखती है ना, मैं अपने आप को भूलने लगता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर हल्का हो जा रहा है, जैसे मैं इस जगह पर हूँ ही नहीं। वो पूरे मेरे दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद मैं सब दिन दुनिया भूल जाता हूँ। वो मेरी बाहों में आ जाती है और हम प्यार करने लगते हैं। सब कुछ मैं भूल जाता हूँ कि अब कोई आ जाएगा तो मेरे साथ में क्या होगा, कोई जान जाएगा तब मेरे साथ में क्या होगा, सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। ऐसा वो मेरे पर जादू करती है ना कि मैं अपने आप में रहता ही नहीं हूँ। जब मुझे अच्छी तरह से होश आता है या मैं अपने वास्तविक टाइम में लौटता हूँ, तब मुझे महसूस होता है कि अरे ये लड़की कहाँ गई। क्योंकि उस टाइम जब मैं होश में आता हूँ, अपने आप में आता हूँ, तो वो लड़की मेरे दुकान में थी ही नहीं।
दरवाज़ा खुला हुआ था। हमें हड़बड़ा करके उठता हूँ, दरवाज़ा पर जाता हूँ, दरवाज़ा खोल के देखता हूँ, दूर दूर तक तो लड़की कहीं नज़र ही नहीं आती है। अब मास्टर जी का दरवाज़ा दूर से देखता था, उनका दरवाज़ा बंद था, तो लड़की हवा में उड़ के चली गई। मैं डर जाता हूँ, मुझे लगा कि अगर किसी ने देख लिया होगा ना तो मेरी तो सामत आ जाएगी। ये बात मेरे भाई को पहले पता चलेगी, और हो सकता है कि पहले गांव में पता लग जाए, अब बाद में मेरे भाई मेरे पिता के पास पहुंचे। मैं तो सुबह तक डरा हुआ था। ये जो किस्सा हुआ था ना, 2 बजे मैं अपने वास्तविक टाइम में लौट आता हूँ। जो मुझ पर उसने जादू किया था, जो भी मेरे साथ में हिप्नोटाइज किया था, जो भी किया था, वो 2 बजे जब वो लड़की जाती है ना तो मैं अपने होश में आ जाता हूँ। 2 बजे रात को मैं बाहर निकल के सब कुछ देख लेता हूँ। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, मास्टर जी का दरवाज़ा बंद है, आसपास के जो भी लोग थे अपने अपने दुकान में थे। मतलब उस रोड पर एकदम सुन सपाटा फैला हुआ था। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी। अगर किसी ने उस लड़की को जाते हुए देख लिया मेरी दुकान से, तब तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल का टाइम होगा। लेकिन जब देख लेता हूँ कि अभी तक कोई रोड पर नज़र नहीं आ रहा है, तब मैं थोड़ा चैन का सांस लेता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं उस लड़की के लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। सुबह हो जाती है, अब मैं इसी टेंशन में लगा रहता हूँ। मेरे अब चिंता के जो रेखाएं हैं मेरे चेहरे पर साफ नज़र आ रही है। जब भाई और मेरे पिताजी आते हैं तो पहली नज़र मेरा भाई भांप लेता है और कहता है, तू उदास क्यों है? तेरा चेहरा कुछ पीला हुआ पड़ा हुआ है, बात क्या है? किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है? तब मैं कहता हूँ, नहीं भैया, किसी से नहीं हुआ है। शायद मैं रात को सही ढंग से सो नहीं पाया। कई बार मुझे ऐसा लगा, तबीयत कुछ अलग सा लग रहा था। रात का यही कारण है, अच्छी तरह से नींद नहीं आई ना, यही इसलिए मेरे साथ में समस्या हुआ है। तब मेरे पिताजी कहने लगे, तो अब जा, अब यहाँ क्यों बैठा है? जा घर पर नहा धो के भोजन करके आराम से सो जा, बेशक तू आज देर आई हो। मैं अब कुछ बोलता नहीं हूँ, ना पिताजी को जवाब देता हूँ ना भैया को जवाब देता हूँ। फिर हम अपने घर की तरफ लौट आता हूँ। रास्ते भर में सोचता रहा कि मैं उस लड़की के पास ना जाने कितनी बार गया और उसने मेरी तरफ नजरें उठा के नहीं देखा, और आज सीधा रात को मेरे दुकान में डायरेक्ट आ जाती है, मेरे साथ प्रेम करने लगती है। ये कैसे संभव हो गया? कैसे हो गया? मेरे लिए तो एक अनहोनी थी। जो तो मैं समझता था कि कभी वो लड़की मेरी तरफ देखती नहीं तो मुझसे प्यार क्या करेगी, जो मेरा नाम तक नहीं जानती, ना पूछा था, तो मेरे से प्रेम कैसे करेगी? मैं यही सब बातें सोचता हुआ घर पर चला जाता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा लेट ही आता हूँ। लेट आने के बाद मेरे भैया कहते हैं, तू सही है ना, तबीयत ठीक है ना, हम लोग जाएं घर पर? तब मैं कहता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि अगर लड़की आकर दरवाज़ा खोलेगी ना तो मैं उसको अंदर नहीं आने दूंगा। उसने कुछ ऐसा बोला भी नहीं था कि आज भी रात को मैं आऊँगी, लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ था। उसके बाद दुकान बढ़ाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। वो रात को करीब 12:30 के आसपास में फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। जोर जोर से कोई दरवाजा मेरा पीट रहा है। मेरी नींद खुल जाती है। जैसे नींद खुलती है ना तो मुझे लगा कि शायद वही लड़की आ गई है। नहीं, अब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, अब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। 4-5 बार दरवाज़ा जोर जोर से पीटती है। फिर कोई बाहर में आवाज़ अब लगाती भी नहीं है, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। मैं समझ गया था कि वही लड़की है। आज मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, कोई मुझे देख लेगा तब तो मेरी बुरा हाल हो जाएगा। नहीं बाबा, अब नहीं, इस लड़की को अंदर दुकान में तो बिल्कुल मैं लेके आऊँगा ही नहीं। मैं नहीं खोलता हूँ दरवाज़ा। इसके बाद काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आती है। अब उसके बाद दरवाजे पर कोई दस्तक होता भी नहीं है। मैं आराम से फिर सोचता हूँ कि चलो अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ चली गई। जैसे मुझे झपके आने लगती है ना, फिर दरवाज़ा कोई पीटने लगता है। पीटता है ना तो रुकता नहीं है, धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटता ही जा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ना तो आसपास में जो अपने दुकान में लोग आराम कर रहे हैं अब वो बाहर निकल जाएंगे।
अगर वो लड़की होगी, उस लड़की को देख लेंगे, तब तो मेरी बदनामी पक्की है। मैं डर गया था। हिम्मत करके जाता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ ना, वो लड़की मुझे ज़ोर से धक्का देती है और तब मैं डर जाता हूँ। और वो बोलती है कि तू बहरा हो गया है, कब से मैं दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ, अब खोलेगा अब खोलेगा, क्यों नहीं खोल रहा था। वो मुझ पर अपना हक जमा रही थी, तू तड़ा करके बोल रही थी। मैं तो बिल्कुल उसका चेहरा मोहरा देख रहा था। आज उसके अजीब चेहरे पर रंग था और वो गुस्से में नजर आ रही थी जब मैं दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ। अब मैं चुपचाप अब पीछे हट चुका था, मुझे धक्का देकर के पीछे हटा दिया था और खुद ही दरवाज़ा बंद कर लेती है। मैं कहूँ ना, उस टाइम में कांपने लगा था। इतनी तेज तेज से दरवाज़ा पिटा है, आसपास के जो दुकान में रात में जो भी सो रहा होगा उसको तो पता तो लग ही गया होगा कि बात क्या है। हो सकता है कोई बाहर निकल के देख भी लिया होगा। और तब मैं खौफ में भर जाता हूँ। उस लड़की से अब एक तरह से सामना करता हूँ। अब बोलता हूँ कि देखिए ये गलत है, आप इस जगह से अपने घर चले जाइए, मैं आपको इस दुकान में रहने नहीं दूंगा। लेकिन लड़की मेरी बात को परवाह ही नहीं करती है, मुझे धक्का देती है और फिर मैं अपने बिस्तर पर गिर जाता हूँ। और वो मटके में से पानी निकालती है, खुद पीती है। और जब तक मैं उठकर बैठने की कोशिश करता हूँ, मेरे सीने पर पैर रख देती है और दावा दिखाती है, अगर तू अपने बिस्तर से हिलने की कोशिश किया ना तो देख मैं चिल्लाऊंगी, शोर करूंगी, जो भी है मैं सबको जगा दूंगी और तब तेरी बदनामी देखना कितना होगी। मैं डर चुका था, मैं कांपने लगा था। मैं उसका तेवर देख लिया था, आज बड़े गुस्से में थी। हो सकता है कि पागलपन का उसको दौरा पड़ गया हो, मुझे तो उस टाइम में यही लगा था। अभी तक मैं समझ नहीं पाया था कि जिस लड़की को मैं प्यार किया था, क्या वही लड़की है। क्या इसमें समानता है या फर्क है? फर्क बिल्कुल था। इसके कपड़ा पहनने के स्टाइल और कपड़ा पहनने का ढंग अलग था। चेहरे के जो मुस्कान थी ये अलग थी, आंखें अलग थी। लेकिन मैं समझता था कि ये मास्टर जी की बेटी है, मास्टर जी की परिवार से है। और सबसे मैं गलतफहमी में अब जी रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, मैं आगे चल के बताता हूँ। और वो लड़की फिर मेरे साथ में रात बिताई थी। और कब उसके बाद उठ के चली जाती है मुझे पता ही नहीं लगता है। जब मैं नींद से उठता हूँ ना, और मैं यूँ कहूँ कि मैं होश में आता हूँ, और तब अपने बराबर में देखता हूँ कि लड़की नहीं है, और तब मैं बिस्तर उठ जाता हूँ। दरवाज़ा पर जाकर देखता हूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है। अब बाहर जाकर देखता हूँ तो रोड बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं था। मास्टर जी का घर का दरवाज़ा बंद था। मैं खौफ में भर जाता हूँ कि अगर मैं आज पकड़ा गया, किसी ने मुझे अब या उस लड़की को देख लिया होगा, और तब तक मेरे गांव तक बदनामी पहुंच जाएगी और फिर मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा, और सबसे पहले तो अपने भाई की नज़रों में और उसके बाद अपने पिता की नज़रों में, परिवार की नज़रों में। अब मैं मन में तो हो रहा था कि मैं रोऊं, लेकिन मैं रो नहीं पा रहा था। और मैं सोचने लगता हूँ कि उस लड़की से मैं अपना पीछा कैसे छोड़ाऊँ। ये तो अब कल भी आई थी और आज रात भी आई है, और हो सकता है कि कल की रात भी आए। तब मैं क्या करूँ, किससे मदद लूँ, किससे मैं बात करूँ इस विषय पर। मुझे कोई ऐसा इंसान दिख नहीं रहा था। ये बात मैं ना अपने भाई से बोल सकता था, ना अपने पिता से बोल सकता था, और दोस्तों से तो भूल करके भी नहीं। अगर दोस्तों को बता देता ना तो 1 मिनट में डुगडुगी पूरे बाजार में फैल जाती कि ये तो मास्टर जी की लड़की से प्यार करता है। ऐसे ही हमारे दोस्त थे, वो तो डरते नहीं थे ना, अब किसी चीज़ का परवाह करते थे। लेकिन मैं तो डरता था, समाज से डरता था, अपने परिवार से डरता था, और मैं खौफ में भरा रहता हूँ। खैर, सुबह होने के बाद मैं काफ़ी देर तक दुकान में बैठा रहा। चूल्हा वगैरह जला दिया था, पानी वानी गर्म करने के लिए रख दिया था कि अब भैया आएंगे, इसके बाद अपना काम बढ़ा लेंगे। ये मैं ऐसा ही करता था सुबह में। भैया आते हैं तो आज फिर मुझे टोकते हैं, अरे फिर आज तेरे चेहरे का 12 बज रहा हुआ है, बात क्या है, आज भी सही ढंग से सो नहीं पाया क्या? तब मैं कहता हूँ कि हाँ भैया, कुछ ऐसी ही बात है। तब कहने लगे, कर ऐसा है तो जाकर आराम कर,
या फिर जाकर के डॉक्टर से अपने आप को चेक करा ले, कोई दवाई ले ले। भैया अब मुझे समझा रहे थे। हाँ, मेरे पिता है ना, वही भी अब उन्हीं की बात का सपोर्ट कर रहे थे और वो भी यही बात कह रहे थे कि तू जा डॉक्टर से मिल ले। ये रोज रोज को नींद नहीं आना जवान लड़के के लिए ठीक बात नहीं है। कोई ना कोई तेरे को अंदर से दुख तकलीफ है, जाकर डॉक्टर से मिल और दवाई भी ले ले। हाँ सुन, लेट आना, अगर नहीं आना है तो वही बात अब कर ले। मैं कहने लगा मैं आऊँगा, ऐसा मेरा तबीयत खराब नहीं है, बस थोड़ी समस्या ना जाने क्यों सर में दर्द होता है और फिर मुझे नींद नहीं आती। मैं तो बहाना ही कर रहा था और वो मेरे बहाना को अब सही समझ बैठे थे। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, सीधा अपने घर जाता हूँ, नहाता धोता खा पी करके और फिर मैं सो जाता हूँ। 4 बजे मेरी माँ जगा देती है कि दुकान पर नहीं जाना है क्या? तब मैं कहता हूँ कि हाँ जाना है। तैयार हो जाता हूँ और फिर अपने दुकान पर आ जाता हूँ। मेरे भाई पूछते हैं कि तबीयत तेरी ठीक है, दवा लिया था? तब मैं झूठ बोल देता कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गया था, दवा ले लिया था, सब कुछ ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है। अब इसके बाद मेरे पिता भाई चले जाते हैं और फिर दुकान मेरे अंडर में आ जाता है। मैं अपने ग्राहकों को संभालता हूँ और इस तरह फिर रात को 9 बजे दुकान बढ़ा देता हूँ। खाना पीना खाता हूँ और फिर मैं थोड़ा डरा रहता हूँ कि आज फिर लड़की आएगी क्या, फिर लड़की आएगी क्या? अगर आ जाएगी तो कैसे मैं उसको भगाऊंगा? मैं जिस लड़की से प्यार करता था आज मैं उसको भगाने की सोच रहा था। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था। वो तो जबरदस्ती करती थी मेरे साथ में आकर के, जैसे वो लड़का है और मैं लड़की हूं, ऐसा व्यवहार करती थी। डरती तो बिल्कुल नहीं थी, एकदम लड़की की तरह अब उसकी आदत थी, ऐसा मुझे लगने लगा था। मैं तो एकदम खौफ में भर गया था, डर गया था बदनामी की वजह से। मैं सोचा कि आज उस लड़की आएगी ना तो उससे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी दुकान पर मत आया करो। मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा और बोलूंगा कि जो मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ कर दो। यही सब सोच करके मैं अपने बिस्तर पर सोने लगता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती है। 11 जब बज जाता है ना तब मुझे नींद आती है। और फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद वही दरवाजे पर दस्तक, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आखिरकार बदनामी के डर से कोई आसपास में जग ना जाए और जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। तब लड़की मुस्कुराती है, कहती है आज तो जल्दी दरवाज़ा खोल दिया, चलो अंदर। अब खुद ही दरवाज़ा बंद करती है, मटके से पानी निकालती है और फिर मेरे बिस्तर पर आकर के बैठ जाती है। अब मेरा हाथ पकड़ के खींचती है और मैं बिस्तर पर गिर जाता हूँ। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको देखने के लिए दुकान में गया था, मैं आपसे प्रेम करने गया था, सबसे बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मेरी दुकान पर मत आया करो, मेरी बदनामी हो जाएगी, बाद में मेरी शादी ब्याह होना मुश्किल हो जाएगा। आप तो शादी करके चली जाएंगी, लेकिन मेरा क्या होगा, कभी आपने सोचा है? लड़की हंसने लगी और कहने लगी तू डर मत, मुझे कोई नहीं देख, किसी ने नहीं देखा है, ना कोई देख सकता है, मैं छिप छिपा करके आई हूँ। मैं कहने लगा कि आते ही आप दरवाजे पर इतना दस्तक करती हो जिसकी आवाज़ दूर दूर जाती होगी, तो क्या लोग बाग पागल हैं? जरूर अपने घरों से दुकान से निकल करके देखने की कोशिश करते हैं कि हर रात 12:30 बजे के आसपास अब मेरे दुकान पर दस्तक कितनी तेज तेज क्यों होती है। लोग बाग जरूर देखे होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हो गया ना, अब प्रेम आपने कर लिया ना, अब मुझे बख्श दीजिए। लेकिन लड़की हंसते हुए कहने लगी इतना आसान नहीं है, जिसको मैं एक बार प्रेम करने लगती हूँ ना उसका पीछा मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं तो रोज़ आऊँगी, रोज़ तेरे से प्यार करूँगी। तू डर मत, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। तू जिस बदनामी के लिए डर रहा है ना वो बदनामी तेरे पास में बिल्कुल नहीं आएगी। जब मुझे कोई देखेगा ही नहीं तो तुझे बदनामी कौन करेगा। तू शांत रह और जैसा चल रहा है रोज ना वैसा ही चलने दे। लेकिन मैं ये सब काम करना नहीं चाहता था, मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि लड़की झूठ बोल रही है, इतनी तेज तेज आवाज़ में दरवाज़ा पीटती है और आसपास के लोग के कान भी होते हैं, उनके भी नींद खुली होगी, किसी न किसी ने जरूर देख लिया होगा। लेकिन लड़की समझाती है कि ना तू डर मत,
ना तो किसी ने आवाज़ को सुना होगा और ना मुझे किसी ने आते जाते देखा होगा। और तब मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, उस रात भी वही मेरे साथ में करती है। और फिर मुझे नींद आ जाती है, यूं कहूँ कि मैं अब एक तरह से बेहोश हो जाता हूँ अब उस लड़की के वजह से। और जब मेरी नींद खुलती है ना तो वही टाइम होता है, और जब वो लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। अब मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ, लेकिन मुझे नज़र नहीं आती है। मैं आसपास देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा। और तब जाके थोड़ी तसल्ली मिलती है। अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। ये मेरे साथ में कम से कम 15 दिन तक, मैं अनुमान तो बता रहा हूँ, हो सकता है कि एक आध दिन आगे या पीछे भी चल रहा हूँ। मैं तंग आ चुका था इस लड़की से। हर दिन मेरे भाई मेरे चेहरे को देखते थे, कहते थे तू खाता पीता नहीं है क्या, तेरे चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, जैसे लग रहा है कि बीमार हो गया। और वही बात मेरे पिता भी कहते थे, तू भरपेट खाया खाया करना, खाने पीने में लापरवाही क्यों करता है। दोनों लोग मुझे समझाते थे। अब मैं कुछ बोल नहीं पाता था। मन तो करता था कि मैं सारी बात बता दूं अपने भाई को, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब मेरी हिम्मत कैसे जुटे, मैं इसी बात को अब सोचने पर मजबूर हो गया था। मुझे तो लगता था कि मैं अपने भाई को बोल दूं कि मैं आज से रात में नहीं रुकूंगा, लेकिन भाई की शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ, भाई क्या सोचेंगे। अब पिता अब जो थे, अब मैं नहीं चाहता था कि पिता रात को अब यहाँ पर रहें। अब उनको भी दिक्कत परेशानी होने वाली थी, आंखों से कम दिखाई देता था। अब मैं ऐसा भूल करके भी नहीं अपने पापा को बोल सकता था कि रात में आप यहाँ पर रुक जाओ, मैं नहीं रुकूंगा। और इस तरह मेरे टाइम अब निकलता जा रहा था। मेरी सेहत जो थी ना गिरती जा रही थी, और हर दिन भैया टोकते थे कि तू खाता पीता क्यों नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि तू बीमार है, तेरे अंदर में कोई समस्या है, तू डॉक्टर के पास जा, अगर तू नहीं जाता तो मैं तेरे को लेकर चलता हूँ। और तब मैं भैया को मना कर देता था कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। और तब पूछते थे कि समस्या क्या है, समस्या क्या है। कई बार तो मन में आता था कि मैं भैया को बता दूं, मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन डरता था कहीं बुरा मान गए, अब फिर क्या होगा। आखिरकार जब ऐसा नौबत आने लगा, अब मुझे भी लगने लगा कि मेरे शरीर में बहुत सारा अब कमजोरी आ गई है। मैं खुद महसूस करता था, जब मैं उठता था तो चक्कर आने लगता था। और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जब सुबह भैया आते हैं ना, और फिर वही डायलॉग मारते हैं, रात में सोया था आराम से, खाना खाया था सही ढंग से। और तब मैं कहता हूँ कि हाँ भैया, सब कुछ मैं खाया भी था और आराम से सोया भी था। और तब भैया कहते हैं तो फिर तेरा सेहत क्यों नहीं बन रही है, तो दिन पर दिन तेरा सेहत गिरता जा रहा है, बात क्या है। हाँ, तब मैं कहता हूँ भैया आपसे अकेले में बात करनी है। भैया कहते हैं कि हाँ बोल, यहाँ तो कोई नहीं है, पिताजी हैं, और अब इनके आगे क्या शर्माना, क्या बात करना चाह रहा है। मैं कहने लगा पिताजी के सामने नहीं, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। भैया मुझे देख करके शक की निगाह से अब मुझे देखने लगे थे, और उनका देखना जो था ना मेरे शरीर में झुरझुरी पैदा कर दिया था कि अब मैं बताऊं या ना बताऊं, भैया नाराज तो नहीं होंगे। लेकिन भैया मेरा हाथ पकड़ते हैं, दुकान से दूर ले जाते हैं, एक पेड़ के पास हम दोनों जाके खड़े हो जाते हैं। और तब कहते हैं देख यहाँ पर कोई नहीं है, अब जो भी बात है मेरे से अब सच बता, छुपाना मत कुछ भी, और तब तेरा मैं मदद कर पाऊंगा। सच बोलना, बात क्या है, क्या बताना चाहता है। अब मैं सोचना अब शुरू कर देता हूँ कि अब मैं कैसे बताऊँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। मेरे भैया आंसू पोंछते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, किसी से तेरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई लड़का तुझे तंग कर रहा है, तुझे धमकी दे रहा है। तब मैं कहता हूँ नहीं भैया ये भी बात नहीं है। तो बात क्या है, भैया गुस्सा हो जाते हैं। और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, अब पूरी कहानी बताने लगता हूँ, शुरू से लेके अभी तक का। भैया सब देख करके जैसे बिल्कुल शांत खड़े थे। मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो बिल्कुल गुस्से वाले थे, 1 मिनट में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी गुस्से वाला निकलता नहीं। अब फिर कहते हैं
तू गया था मास्टर जी के घर पर लड़की से प्रेम करने के लिए। तब मैं बोला भैया हाँ, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसे कभी गलती नहीं करूँगा। अब मैं उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, आप भैया मेरी मदद करो। मैं तो मास्टर जी से अब जाके बोल नहीं सकता, आप मदद करो ना, जाके समझाओ ना मास्टर जी को, ये बात चुपचाप हम लोग के बीच में रह जाए, कोई बाहर का इंसान जान ना पाए। तब भैया कहते हैं ठीक है, तू जा दुकान पर, हाँ मैं मास्टर के बच्चे से जा कर के बात करता हूँ, मैं उसको समझाऊंगा, मुझे समझाना आता है, तो चिंता मत कर। मैं उनका गुस्सा देखता हूँ, उस टाइम गुस्सा में वो नज़र आ रहे थे। मैं तो दुकान पर आ गया और वो दंदनाते हुए मास्टर जी के घर के पास पहुँच चुके थे। अभी तो उनका दुकान भी नहीं खुला था, दरवाज़ा बंद मुझे दिख रहा था। जाके दरवाज़ा पीटने लगे। मास्टर जी अब बाहर निकल के आते हैं। अब भैया उनका हाथ पकड़ करके दूर ले जाते हैं ताकि अकेले में बात कर सकें। और वो लोग काफ़ी देर से बातचीत कर रहे थे। मास्टर जी अब कुछ क्या बोल रहे थे, मुझे तो अब इतनी दूरी थी, कोई मतलब ही नहीं था आवाज़ सुनने का। भैया नाराज दिख रहे थे, बार बार उंगली उठा करके मास्टर जी को अब जैसे दिखा रहे थे, जैसे कह रहे हैं कि तू अपनी बेटी को संभाल ले, आज के बाद तेरी बेटी मेरे भाई के पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं जो मतलब निकाल रहा था, जो मैं समझ रहा था। और उसके बाद भैया अब सीधा दंदनाते हुए आ जाते हैं और उसी पेड़ के पास में आ जाते हैं। अब मुझे इशारा करते हैं। मैं डरता हुआ अब भैया के पास जाता हूँ। तब भैया कहते हैं कि मास्टर के बच्चे को मैं समझा दिया हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरी बेटी तो जा ही नहीं सकती है, ऐसा संभव ही नहीं है। और तब मैं उसको धमका के आया हूँ कि आज के बाद तुम्हारी बेटी ऐसी हरकत ना करे। और तब मास्टर कहने लगा कि अव्वल तो हमारी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ, वो तो अपने माँ के पास में सोती है। हाँ, हमारा दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, कोई भी खटका हो तो मैं कच्ची नींद में रहता हूँ, मैं जाग जाता हूँ। आप ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। मास्टर जी मेरे भैया से अब बता रहे थे कि जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी मेरे परिवार को अब आप ऐसे लाछन मत लगाइए। लेकिन भैया गुस्से में थे, मास्टर जी को धमका करके अब फिर आ चुके थे। मुझे सब कुछ बता दिए कि तू डर मत, मैं उस मास्टर को बच्चे को बता दिया हूँ, अपनी बेटी को संभाल कर रखेगा, और आज के बाद तेरे दुकान पर आए ना तब मुझे बता देना, और तब मैं उसकी और क्लास ले लूँगा। मैं बहुत डरा हुआ था। चलो भैया ने बात संभाल ली। पिताजी पूछने लगते कि तुम दोनों भाई आपस में क्या बात कर रहे थे, तुम मास्टर के घर पर क्यों गए थे। तब भैया बात को संभाल लेते हैं, कहते छोड़ो ना, या अब इसकी बात है, कोई कपड़ा वपड़ा सिलाने के लिए गया था, मास्टर ज़्यादा टाइम ले रहा था, मैं वही समझा के आया था कि इसको जल्दी से कपड़ा सिल के दे दो। भैया इतना गोल मोल अब मेरे पिताजी को जवाब दे दिए थे कि उनको यकीन करना ही पड़ा, नहीं तो ये बात पिताजी भी जान जाते तो मैं तो और शर्म से मर जाता। भैया ने मुझे अब मेरे इज्जत को संभाल लिया था उस टाइम में, लेकिन मैं भैया से नज़रें मिला नहीं पा रहा था। तब भैया कहते हैं जा तू, अब तू जा, आराम से नहा धो और चैन की नींद ले, भोजन करके सो जा, तू आ जाना, अब डरने वाली बात नहीं है। अगर आज की रात वो आती है तो मुझे ज़रूर बताना, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा। मैं दुकान पर आता हूँ 4 बजे के बाद में। इसके बाद भैया अकेले में ले जाके कहते हैं कि अव्वल तो दरवाज़ा खोलना मत, अगर ज़्यादा शोर शराबा करे तो खोलना, लेकिन उसको धक्का दे करके बाहर ही भगा देना, अंदर मत आने देना। बाकी जो कुछ होगा ना मैं सुबह में आके संभाल लूँगा, तू डर मत, तू डरने का कोशिश भी मत कर। मुझे बड़ा साहस मिलती है भैया की बात पर, और मैं ऐसा ही सोचते सोचते अब रात हो गई थी तो मैं सो भी जाता हूँ। 11 बजे मुझे नींद आ जाती है। अब इसके बाद मुझे कोई जगाता नहीं है, लेकिन कब तक। एक बार मैं उठा भी था तो देखा कि 12 से ऊपर का टाइम हो गया है। मैं बाथरूम जाने को सोच रहा था, मुझे लगा कि अगर बाहर में लड़की होगी, इंतज़ार में होगी, अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वो अंदर आ जाएगी, मैं उसको रोक नहीं पाऊँगा। रात को मैं शोर भी नहीं कर सकता हूँ, डर जाता हूँ। अब फिर सोने की कोशिश करता हूँ और उसी टाइम दरवाजे पर दस्तक होने लगता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ जैसे पहले होता था।
मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन वो दस्तक रुकता नहीं है। मेरे कानों में शोर हो रहा था। तब मैं सोचने लगा कि अब तो मेरी बदनामी पक्की है। आज कुछ लंबा ही दस्तक वो लड़की कर रही थी, धड़ाधड़ दरवाजे को पीट रही थी। तब मैं डरते हुए जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ तो लड़की सामने थी, गुस्सा में भरी हुई। उसका चेहरे का रंग लाल हुआ पड़ा था और उसकी आंखों में लालिमा भी नजर आ रही थी। वो मुझे कहती कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है, इतना टाइम क्यों लगाता है दरवाज़ा खोलने में, बहरा हो गया है। तू तड़ा की भाषा में बात करती थी। तब मैं कहता हूँ कि देखिए, आप अपने घर पर लौट जाइए। मेरे भैया आपके घर पर गए थे, आपको पिता को सब कुछ समझा के आ चुके हैं। आपको शर्म नहीं है, अपने पापा का भी शर्म नहीं है, अपने परिवार का भी शर्म नहीं है। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ ना, लड़की खिलखिला करके हंसने लगती है। उसको हंसती हंसते हुए देख करके मैं और डर जाता हूँ। ये लड़की पागल हो गई है। मैं उसको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे भैया तुम्हारे पापा से जाके मिल के आए, सब कुछ बता दिए, और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है फिर मेरे दरवाजे पर आ गए दस्तक देने के लिए। वो लड़की हंसने लगती है और हंसते हंसते रुकती है। तब कहती है, तू क्या समझ रहा है कि मैं मास्टर की बेटी हूँ? मैं मास्टर की बेटी तू मुझे समझ रहा है? तू पागल हो गया है। मुझे धक्का देती है और फिर मैं अंदर गिर जाता हूँ। दरवाज़ा खुद बंद करती है और मैं जमीन पर गिरा हुआ था, मेरे हाथ पकड़ करके उठाती है, उठ उठ। और फिर मैं डरे हुए हालत में उसको देखता हूँ कि भाई इसको क्या हो गया, ये तो और ज़्यादा गुस्से में हो गई है। आज तो मटके से पानी भी नहीं पीती है और मुझे बिस्तर पर गिरा देती है। आप फिर कहती है, तू मुझे मास्टर की बेटी समझ रहा है? मेरे पिता मास्टर हैं। तू पागल हो चुका है। मैं कोई उसकी बेटी बेटी नहीं हूँ। मैं डर जाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं? तो फिर आप कौन हैं? आपका शक्ल तो मास्टर की बेटी से मिलता जुलता है। तब वो लड़की हंसती है। हंसते हंसते फिर अपना असली चेहरा दिखाने लगती है। जब असली चेहरा मैं देखता हूँ ना, तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख होने लगती है। हाँ, चेहरे पर जो लाल रंग था कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। एकदम चेहरा सुर्ख लाल रंग की तरह हो चुका था। आंखें उसकी फैल चुकी थी। पुतलियाँ मुझे कुछ अलग ढंग के दिखने लगी थी। जब मैं उसको देखता हूँ तो एकदम भयभीत हो जाता हूँ। ये क्या हो गया भाई, इसके चेहरे पर इतना बदलाव कैसे हो गया? तब उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, अब तो मुझे देख लिया ना, यही है मैं, मेरा रूप यही है। मैं मास्टर की बेटी नहीं, मैं तो एक प्रेतात्मा हूँ। मैं काफ़ी दिन से तेरे पर नज़र लगाई हुई थी कि कब मुझे मौका मिले, कब मुझे मौका मिला, तब मैं तुझे पकड़ूं। आखिरकार मुझे मौका मिल गया था। तब तेरे पास में आ रही हूँ। तू ये गलती मत करना, तू मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। तू अगर घर पे भी जाएगा ना, तो मैं तेरे साथ आऊँगी। तुझे घर पर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे तो हृदय कांप जाता है। मुझे लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। ऐसा मेरे साथ में हुआ था। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। लेकिन वो लड़की मुझे आसानी से बेहोश भी नहीं होने देती है और कहती है, उठ जा, उठ जा, तेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ तेरे साथ में, तू चिंता मत कर। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, तेरा भाई भी नहीं आएगा। अगर वो भी आएगा ना, तो उसको मैं सबक सिखा दूंगी। डांटती है, दबड़ती है, मुझसे ज़बरदस्ती प्रेम करती है। और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ या गहरी नींद में आ जाता हूँ। और जब मुझे अंदाज़ा होता है कि अभी भी बाहर निकली है, उसके पीछे भागता हूँ। अब मैं पहली बार उसको देखा था कमरे से, यानी दुकान से बाहर निकलते हुए, दरवाज़ा खोलते हुए, और वो निकलती है। आज जिस जगह पर हम भैया के साथ उस पेड़ के पास में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, उसी पेड़ के पास में जाती है। और फिर एकदम फुर्ती से, जैसे बंदर कोई होता है ना, उस तरह से पेड़ के ऊपर में चढ़ जाती है। पेड़ कुछ देर के लिए हिलता है और फिर शांत हो जाता है। मैं इतना डरा हुआ था, पहली बार सब कुछ उसको देखता हूँ मैं। यानी वो कोई चुड़ैल थी, कोई प्रेतात्मा थी। मैं तो एकदम कांप गया था। अब रात के टाइम में कहाँ जाऊँ? दरवाज़ा बंद करता हूँ और मुँह एकदम सो भी नहीं पाता हूँ।
ऐसा लगता है कि जरा सा हाथ होती है ना कि दोबारा आ गई है, दोबारा आ गई है, अब मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं इतना भयभीत हो जाता हूँ क्योंकि मैं उसका असली रूप, असली चेहरा कौन थी, सब कुछ जान चुका था। और उसका धमकाना कि अगर तू घर भी जाएगा, रात को यहाँ भी नहीं आएगा तो मैं घर पर तक पहुँच जाऊँगी। हाँ, तेरे भाई से मैं डरती नहीं हूँ, तेरे भाई को भी सबक सिखा दूंगी अगर हम दोनों के बीच में आएगा। आखिरकार सुबह होती है। अब मैं अपने आप को एकदम निरीह इंसान की तरह पाता हूँ। आंखें मेरी एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं अब रोता ही रहूं, रोता ही रहूं। डर शरीर कप कप ही दे रहा था। और जब मेरे पापा आते हैं, भैया आते हैं, मेरे को इस अवस्था में देखते हैं तो भैया कहते हैं, दोबारा आई थी क्या, दोबारा आई थी क्या। वो समझ गए थे अभी मैं जा रहा हूँ मास्टर के पास में, अभी मैं जा रहा हूँ मास्टर के पास में। गुस्सा हो गए थे। और तब मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ। उस पेड़ के पास में नहीं जाता हूँ। मैं तो देख लिया था कि जिस पेड़ के पास हम लोग जा करके बातचीत किए थे, वो तो उसी पेड़ के ऊपर में प्रेतात्मा रहती है। शायद हम दोनों की बातें वो जरूर सुनी होगी। मैं दुकान के अंदर खींचता हूँ भैया कि आप अंदर आइए, अंदर आइए, शांत हो जाइए। भैया शांत तो नहीं होते हैं, कहते कि ना ना, आज मैं मास्टर के बच्चे को सही में समझा के आऊँगा। अब मैं उनको समझाता हूँ कि भैया मामला वो नहीं है। हाँ, तब कहते कि मामला क्या है, क्या कहना चाहता है। हाँ, तब मैं पूरी रात की बात बता देता हूँ। हाँ, जैसे बताता हूँ ना, भैया कांप जाते हैं। क्या क्या, तेरे को भूत मिली थी, चुड़ैल मिली थी, तेरे पास में चुड़ैल आती है और उसी पेड़ से उतर के आती है। हाँ, तब मैं कहने लगा, हाँ भैया, वो मास्टर की बेटी की तरह लगती है लेकिन है नहीं, उसका चेहरा अलग है। मैं कल उसका असली चेहरा देखा था। उसके चेहरे पर लालिमा बहुत मैंने देखा था, तेज, एक रोशनी सी उसकी आंखों से निकल रही थी। वो मास्टर की बेटी हो ही नहीं सकती। हाँ, इसका कपड़ा का स्टाइल अलग है, मास्टर की बेटी का कपड़ा पहनने का स्टाइल कुछ अलग है। भैया डर जाते हैं। और तब तक मेरे पिताजी अब उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ जहाँ पर हम दोनों बातचीत कर रहे थे। बात क्या है, बात क्या है, किस प्रेतात्मा की बात कर रहे हो तुम, कौन सी पेड़ की बात कर रहे हो। जैसे आधा अधूरी वो बात सुन चुके थे। और तब भैया कुछ नहीं बोलते हैं, वो डरे हुए रहते हैं। कभी प्रेतात्मा से अब उनका मुलाकात नहीं हुई और ना प्रेतात्मा को कभी देखे थे। अब जब मैं बताता हूँ तो काफ़ी डर जाते हैं, बार बार पूछते हैं। अब मुझसे रुका नहीं गया और तब मैं पूरी कहानी पापा को बता देता हूँ। अब पापा भी जब मेरी बात सुनते हैं तो भी डर जाते हैं। कहते हैं कि आप आज के बाद तो दुकान पर नहीं रहेगा। बेशक हमारा दुकान खाली रहेगा, रात में कोई नहीं रहेगा, हम सब घर पर रहेंगे। तब मैं कहता हूँ कि फ़ायदा क्या होगा, वो तो बोली है कि घर तक पहुँच जाऊँगी, आप कैसे रोकोगे। चिंता का विषय था लेकिन पापा हिम्मत नहीं हारते। कहते हैं, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। अब देर नहीं करते हैं, दुकान बढ़ा दें, आज दुकान नहीं खोलना है, हम लोग चलते हैं। इसके बाद हम तीनों के तीनों चल पड़ते हैं। एक गांव में जाते हैं। गांव के बाहर एक बाबा का कुटिया था और उस जगह पर जाते हैं। अब फिर पूरी कहानी मेरे पिताजी बताते हैं। अब फिर वो बाबा मुझसे काफ़ी सवाल पूछते हैं, कब से हो रहा है, देखने में कैसी है, क्या वो हवा में चलती है। जो भी था, मैं जो देखा था, जो महसूस किया था, सब कुछ बता देता हूँ। तब बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं अब जान गया हूँ कि कौन है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। झाड़ फूंक करते हैं। अब मेरे गले में अब एक माला से पहना देते हैं। कहते हैं, ये तुम्हारा अब एक तरह से शक्ति का काम करेगा, तुम्हें अब उससे दूर रखने का काम करेगा। इसमें इतनी शक्ति है, इस माला को तुम बाहर मत निकालना, ना कहीं गुम होने देना। हाँ, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इस माले में शक्ति है, इसमें तंत्र मंत्र से भरा हुआ है। वो तुम्हारे पास में आएगी लेकिन तुम्हारे नज़दीक नहीं पहुंच पाएगी। आखिरकार हम लोग विश्वास करते हैं, अब विश्वास के अलावा कर क्या सकते थे। हाँ, और हमारी दुकान कई दिनों तक बंद रही थी। उसके बाद में घर पर आते हैं, रात होते ही मैं डर जाता हूँ। अब पूरा परिवार ये कहानी को जान जाता है, मेरी माँ भी जान जाती है, सब कुछ जो घर में है सब कुछ जान जाता है, भाभी जान जाती है, सब लोग डरे हुए थे। जैसे रात का 12 बजने का इंतजार होने लगता है। हाँ, मैं अकेले नहीं था, मैं अपने पूरे परिवार के साथ में था। हाँ,
रात में हमारे घर के ऊपर में जैसे कोई चल रहा हो, कुछ पत्थर फेंक रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, ऐसे हरकत तो कई रात तक हुई थी। और उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दी थी। और इसके बाद हम लोग जाकर फिर तांत्रिक बाबा से मिलते थे, बताते थे कि हाँ आई थी, लेकिन हमारे छत पर घूम रही थी, पत्थर फेंक रही थी, हम लोग को एहसास करा रही थी कि मैं यहीं पर हूँ। हाँ, तब मुझे वो झाड़ा और लगाते हैं। हाँ, कहते हैं कि दो चार दिन तुझे आना पड़ेगा, और मैं वादा करता हूँ वो तुम्हारे आसपास में बिल्कुल नहीं भटकेगी। हफ्ता दिन तक हम लोग गए थे, झाड़ा लगाए थे, और वो माना बदलते रहे। हाँ, कहने लगे कि अब चिंता की बात नहीं है, अब तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगी, ना तुम्हारे घर तक आएगी। अब वाकई में कुछ दिन तक तो ज़रूर हम लोग दुकान खोल नहीं पाए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम दुकान पर जाएं। पापा जरूर जाते थे, कभी कभी दुकान में देख करके आ जाते थे कि सब कुछ सही है ना, कोई चोरी चकारी तो नहीं हुआ है। इस काम में कम से कम 15 से 20 दिन लग चुका था। तब जा कर के हम लोग को यकीन हुआ था कि हमारी पीछा छूट चुकी है। अब इसके बाद अब जो रात को हम वहाँ पर रुका करते थे ना, अब रुकना बंद हो गया था। 9 बजे तक मैं अपने दुकान को बढ़ाता था। अब मेरे साथ मेरे पापा रहते थे। भैया जो है ना वो 4 बजे चले जाते थे, लेकिन पापा थोड़ा लेट आते थे और मेरे साथ ही जाते थे। अब मैं जब उस पेड़ को देखता था ना जो मेरे दुकान के सामने था, और जब रात के टाइम में और हवा से भी हिलता था ना, तो मुझे डर लगने लगता था। मुझे लगता था कि वही प्रेतात्मा उस पेड़ को हिला करके अब मुझे बता रही हो कि मैं यहीं पर हूँ, कब तक बचेगा, कब तक बचेगा। तो दोस्तों, ये थी विजेंद्र जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो मुझ तक पहुँचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।